90 के दशक के मध्य में मेरे माता पिता ने मुझे कोलंबस, ओहायो से एक छोटे से कस्बे में भेज दिया जो वेस्ट वर्जीनिया में था। यह उस साल की बात है जब मैं छठी कक्षा में जाने वाली थी। मेरे पिताजी को वहां के हाई स्कूल में पढ़ाने की नौकरी मिल गई थी। मुझे कोलंबस से नफरत थी, इसलिए मैं खुशी खुशी वहां से चली गई। लेकिन जब हम अपने नए शहर पहुंचे तो मैं निराश हो गई। शहर छोटा नहीं बल्कि बहुत ही छोटा था। वहां सिर्फ एक ट्यूडर बिस्किट वर्ल्ड, एक बार जिसका नाम ओल्ड टाइमर्स था और एक डॉलर जनरल था। बस यही सब कुछ था। एक शहर के स्कूल में आप कभी कभी भीड़ में छिप सकते हैं, लेकिन इस जगह में छिपने का कोई तरीका नहीं था और मुझे छिपना था। मैं एक बड़े बर्थमार्क के साथ पैदा हुई थी जो मेरे गाल पर था और यह मुझे आसान निशाना बनाता था। मेरा मतलब है, भगवान की कसम, ऐसा लगता था जैसे मेरे चेहरे पर एक बड़ा निशान है। मुझे तीसरी कक्षा तक यह नहीं पता था कि मैं घिनौनी हूँ। तब तक मेरे 2 दोस्त थे, जैकी और जेन, और मैंने कभी खुद को अलग महसूस नहीं किया। मैं नहीं जानती कि क्यों, लेकिन तीसरी कक्षा में कुछ ऐसा होता है जब मासूमियत खो जाती है और क्रूरता बढ़ जाती है। फिर मिडिल स्कूल में बच्चे निर्दयी हो जाते हैं। वे जानते हैं कि आपके मन को कैसे जहर देना है, जानते हैं कि कौन सी गाली आपको आपकी 40 की उम्र तक सताएगी, जैसे कि आप अपने मनोवैज्ञानिक के सोफे पर रो रही हों। तीसरी कक्षा में जोई ने कहा, घिनौनी, क्या तुम्हारी माँ उस समय बीमार थी जब तुम पैदा हुई थी? मुझे कुछ कहने का तरीका नहीं पता था, बस सदमे में खड़ी रह गई क्योंकि मेरा चेहरा गर्म हो गया। हर कोई हंस रहा था, जैकी और जेन भी, और बस मैं अकेली हो गई। उसके बाद हर साल और भी बुरा हो गया। जब मैं स्कूल में नहीं थी तब मैं खुद को बंद कर लेती थी। एक गर्मी में तो मैं बाहर भी नहीं गई। मैं एक रिक्लाइनर पर बैठी और डिजाइनिंग वुमेन और रिकी लेक देखती रही। मैं बहुत ही पीली पड़ गई और रोजाना वही डार्कविंग डक स्वेटशर्ट पहनती थी और शायद ही कभी अपने बाल ब्रश करती थी। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे मुझे ऐसा दिखा रहे थे जैसे मैं एक सिंगल माँ हूँ जिसके 3 शोर मचाने वाले बच्चे और एक बदमाश सास है। मैं स्पष्ट रूप से अवसादग्रस्त थी, लेकिन मेरे माता पिता एक दूसरे को नजरअंदाज करने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें कोई परवाह नहीं थी। अगर मैं लड़का होती तो शायद चीजें अलग होती। शायद मैं कह सकती थी, यह एक युद्ध का निशान है, कोई बर्थमार्क नहीं, और मेरे सहपाठी मेरी प्रशंसा करते। लेकिन एक लड़की के रूप में बदसूरत होना मौत की सजा थी। मेरा मतलब है, अगर तुम बदसूरत हो तो तुम मर जाओ, तुम्हारे पास जीने का कोई कारण नहीं है। कम से कम यही जेन ने कहा था। इस नए शहर में मैं फिर से अकेली नहीं रहना चाहती थी। मैं इसे सहन नहीं कर सकती थी। मैं कुछ भी करने को तैयार थी। वेस्ट वर्जीनिया में उस पहली गर्मी में मैं डॉलर जनरल के बाहर खड़ी थी, जबकि मेरी माँ अंदर खरीदारी कर रही थी। तभी मैंने देखा कि कुछ बच्चे साइकिल पर सवार होकर पास से गुजर रहे थे, जैसे वे हेल्स एंजल्स थे, और एक लड़की उनके समूह की अगुवाई कर रही थी। मैंने उन्हें देखा और उन्होंने मुझे देखा, मुझे उन्हें देखते हुए देखा। वे रुक गए। नेता ने बात की, अरे, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन मैं कांप रही थी। मैं नीना हूँ। ठीक है, मैं पॉलिन हूँ और ये मेरा गैंग है। हमारे पास कोई नाम नहीं है, हमें नाम की जरूरत भी नहीं है। पॉलिन के काले बाल और हल्की नीली आंखें बहुत आकर्षक थीं। मैंने सोचा कि वे सब उसकी बात मानते होंगे। वह बहुत खूबसूरत थी। बाद में मुझे पता चला कि वह बहुत निर्दयी थी।
एक ऐसा स्वभाव जो केवल किसी शराबी पिता की बेटी में हो सकता है। वह कठोर थी, उसे होना ही था। वह एक सर्वाइवर थी और यही वह इंसान था जिसे आप अपने पक्ष में रखना चाहते थे। पॉलिन ने मुझे अपने गैंग के बारे में सब कुछ बताया, जबकि बाकी लोग चुपचाप सिर हिलाते रहे। वे एक परिवार की तरह थे। वे एक दूसरे का साथ देते थे। कोई उन्हें तंग नहीं करता था। वे कई चीजों में हाथ आजमाते थे, मेल बॉक्स तोड़ना, कैंडी चुराना, सिगरेट पीना। मैं इस गैंग का हिस्सा बनना चाहती थी। वहाँ एक सन्यासी रहता है, ऊपर उस घर में। पॉलिन ने पहाड़ी पर अकेले खड़े एक सफेद घर की ओर इशारा किया। वह एक काले घूंघट पहनती है। उसे चुराओ और तुम गैंग में शामिल हो सकती हो। चुराओ? हाँ। वह हर रात बाहर निकलती है और जंगल में जाती है। उसका पीछा करो, घूंघट ले आओ। मैं चुप रही। चुने हुए होठों वाली एक लड़की ने कहा, मैंने सुना है कि वह घूंघट इसलिए पहनती है क्योंकि उसने युद्ध में अपने पति को खो दिया था। कौन सा युद्ध? किसी को नहीं पता था। नहीं, उसने उसे मार डाला। उसे बारमेड के साथ धोखा करते हुए पकड़ लिया, उसे काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया और जंगल में दफना दिया। वह हर रात यही करती है। उससे मिलने जाती है। उसने उसे काटकर टुकड़े टुकड़े नहीं किया। उसने उसका चेहरा देखा और तुरंत वहीं मर गया। एक लाल बालों वाले लड़के ने हंसते हुए कहा, हाँ, उसका चेहरा पूरी तरह जल गया था, जैसे पिघला हुआ ताफी। किसी ने उस पर एसिड फेंक दिया था। नहीं, वह पैदा ही ऐसी बदसूरत हुई थी। पैदा हुई बदसूरत। मैंने अपने गाल को छुआ, जो गर्म हो गया था। ऐसा लगा जैसे सभी इसे जलते हुए अंगारे की तरह देख सकते हैं। पैदा हुई बदसूरत। बच्चे मेरे बारे में यही कहते थे। वे बात करते रहे, लेकिन मैंने एक भी शब्द नहीं सुना। अंत में पॉलिन ने अपनी उंगलियां चटकाईं। जैसे ही तुम घूंघट ले आओगी, तुम गैंग में शामिल हो जाओगी। और फिर वे चले गए। मैंने उन्हें कभी नहीं बताया कि मेरे पास साइकिल नहीं थी। वह अकेला सफेद घर, 2 मंजिल का और छत थोड़ी झुकी हुई। उसमें कुछ था, कुछ उदास और भयानक। ऐसा लगा जैसे किसी ताजे खुदे हुए कब्र को देख रही हूँ। मैंने सड़क के उस पार खड़े होकर अंदर की महिला को देखने की कोशिश की। शायद मैं उसे खिड़की के पास से गुजरते हुए देख सकूं। पर्दे खींचे हुए थे, इसलिए मुझे केवल उसकी परछाई दिखाई देती। क्या वह सच में थी? कोई तो उस घर में रहता था। सामने कुछ खूबसूरत गुलाब लगे थे। मैं आगे बढ़ी, यह तय करके कि मैं रात में चुपके से आऊंगी। मुझे वह घूंघट चाहिए था। हमारे घर में कभी भी खुशी या चीख पुकार नहीं होती थी। मेरे माता पिता के झगड़े खामोश और बार बार होते थे। हम सभी हमेशा नर्वस रहते थे। अगर मैं इस गैंग में शामिल हो जाती, तो मेरे पास घर से बाहर रहने का एक अच्छा बहाना होता। मेरे माता पिता के सोने के बाद मैंने 20 मिनट इंतजार किया और फिर बाहर चुपके से निकल गई। मच्छर मेरे पैरों को खा रहे थे। मुझे शॉर्ट्स नहीं पहनने चाहिए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हमेशा के लिए इंतजार कर रही हूँ। वह महिला कहाँ है? मैं जाने ही वाली थी जब एक आकृति ऊपर की खिड़की में हल्की रोशनी के सामने हिली। मेरा दिल लगभग रुक गया। मुझे नहीं पता कि मैंने कितना और इंतजार किया इससे पहले कि वह बाहर आई। ऐसा लगा जैसे एक युग बीत गया हो और एक ही समय में बहुत जल्दी हो गया हो। अचानक वह वहां थी, एक पतली महिला काले कपड़ों में। उसके चेहरे पर घूंघट लिपटा हुआ था।
उसने गेट खोला और चुपचाप जंगल की ओर बढ़ी। मैंने जल्दी से उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। हवा में घुलते जंगली फूलों की महक, उसके कदमों की आवाज सुनने की कोशिश करते हुए मैंने भी हल्के कदम उठाए। वह धीमी गति से चल रही थी, इसलिए मुझे उसे पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर मैंने देखा होता तो मैं बहुत डर जाती। मैंने बस घूंघट पर ध्यान केंद्रित किया जो उसके पीछे बह रहा था। आखिरकार जब वह धीमी हुई और झुकी तो मैंने हाथ बढ़ाया। उसे महसूस किया। ठंडे नरम कपड़े को मेरी उंगलियों ने छुआ। मैंने उसे खींच लिया और महिला पीछे मुड़ गई। उसके मुंह से एक भयानक बेतुकी चीख निकली। मुझे अचानक उसकी आंखें याद नहीं आईं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐसा भय पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैंने घूंघट को मजबूती से पकड़ रखा था, लेकिन वह भी झुकी और इसे पकड़े रही। आखिरकार मैं जोर से खींची और वह गिर गई। उसका चेहरा अंधेरे में था, लेकिन मैंने उसे फिर से चीखते सुना और उसकी चीख मेरे कानों में गूंजती रही। मैं उस घूंघट को पकड़कर घर की ओर दौड़ी। मैं तब तक दौड़ती रही जब तक मेरे फेफड़े आग न पकड़ने लगे। मेरी मम्मी ने हमेशा कहा था कि रात के समय बाहर रहना खतरनाक था, क्योंकि सांप बाहर आते थे। लेकिन मैंने फिर भी दौड़ना बंद नहीं किया। मैंने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाई। मैंने शायद ही कभी महसूस किया हो कि मैंने अभी अभी एक बड़ा अपराध किया है। तुमने किया? मुझे देखकर पॉलिन के चेहरे पर चमक आई। मैं शायद ही उसकी आंखों को देख पा रही थी। शायद मैंने कोई सीमा पार कर ली थी। उसने घूंघट लिया और उसे पकड़ लिया। उसे अपनी बाहों के चारों ओर लपेट लिया। ओह, यह बहुत अच्छा है। अब मैं इसे पहनूंगी और तुम्हें बताऊंगी कि मैंने इसे कैसे महसूस किया। पॉलिन ने उसे पहनकर अपने बालों को ढक लिया। उसने एक कदम उठाया, फिर हंसी आ गई। क्या मैं सुंदर दिख रही हूँ? मैंने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता था कि उसने मुझसे झूठ बोला था। तुम गैंग में शामिल हो सकती हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं थोड़ा आराम करने लगी। जब मैं घर पहुंची तो मम्मी और डैडी झगड़ रहे थे। मैंने जल्दी से अपने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। मैं कमरे के एक कोने में दुबक गई और उस घूंघट को अपने सिर पर डाल लिया। अचानक मैंने खुद को एक ऐसी महिला के रूप में देखा जो साहसी और सुंदर थी, जिस पर सभी का ध्यान केंद्रित था। मैंने धीरे धीरे उसे उतार लिया और उसे सुरक्षित जगह पर छिपा लिया। लेकिन उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि कुछ बहुत गलत हो रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं उस महिला की चीखें फिर से सुन रही हूँ। उनके चेहरे का भयानक दृश्य मेरे सपनों में घुलने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मुझे और बुरे सपने आने लगे। अब जब भी मैं उस घूंघट को देखती तो मुझे लगता जैसे वह मेरी तरफ घूर रहा हो। अंत में मैं इससे और नहीं सह सकी। मुझे महसूस हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने किसी ऐसी चीज को छीन लिया था जिसे कभी नहीं छीनना चाहिए था। मैंने फैसला किया कि मुझे उस घूंघट को वापस करना होगा। एक रात मैंने चुपके से घर से बाहर निकलने का फैसला किया। मैंने घूंघट को अपने साथ लिया और घर की ओर चल दी। मैंने जल्दी से घर के पास पहुंचा और घूंघट को उसके दरवाजे के पास रख दिया। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं डर से कांप उठी। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।
मैंने धीरे धीरे पीछे हटते हुए उस जगह को छोड़ दिया। वह घूंघट वापस कर देने के बाद मेरे बुरे सपने धीरे धीरे कम होने लगे। मुझे लगा जैसे मैंने किसी बहुत बड़े पाप से मुक्ति पा ली हो। लेकिन फिर भी वह घटना मेरे मन में हमेशा के लिए एक डर के रूप में रह गई। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि वह महिला कौन थी और क्या वह अब भी वहाँ है, उस सफेद घर में। मुझे लगता है कि उसने मुझे माफ कर दिया होगा, लेकिन मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती जब मैंने कुछ चुराया था और फिर उसे वापस करना पड़ा।